नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली टर्की को भारत ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका दिया है। टर्की का जो सबसे कमजोर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है साइप्रस, एक ऐसा टापू जहां पे टर्की को बड़ी हार मिल सकती है फ्यूचर में। वहां पर पीएम मोदी गए और साइप्रस की सरकार का पूरा समर्थन यहां पर दिया। टर्की डेफिनेटली काफी नर्वस होगा कि इंडिया जैसा एक इंपॉर्टेंट देश अब खुल के साइप्रस के समर्थन में आ चुका है। नाउ अगेन देखिए, मैं जानता हूं आज के समय ईरान का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। इंडियंस को आज के समय इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है ईरान से। इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली देखिए, एक दिन में इतनी सारी चीजें होती है ना, हर टॉपिक पर वीडियो बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मेरी भी ये लिमिट होती है, एक टाइम के बाद आके थक जाता हूं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा ये बोलना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू। अभी रिसेंटली आपको बताओगा यूएसए में इनकी मिलिट्री परेड हुई है। $50 मिलियन की परेड थी। बड़ी अजीब सी परेड थी। मतलब एक टाइम पर मुझको याद है, इस परेड में ये लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे थे। मतलब ये देखो, ये यूएस की परेड है। काफी ढीली सी परेड थी, टू बी ऑनेस्ट। इनके सोल्जर्स को आदत है नहीं इस टाइप के मार्च करने की, तो कोऑर्डिनेशन वगैरह इतना था नहीं। बट मुझे सबसे फनी बात ये लगी, परेड के बीच में ऐड हो रही थी। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, लिखा हुआ आएगा कॉइन बेस। लिटरली जो परेड का कमेंटेटर है वो भी कहता है यहाँ पर, Special thanks to our sponsor, Coinbase. मिलिट्री परेड के भी स्पॉन्सर, वो भी क्रिप्टो कंपनीज। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार को आके ये ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, समर स्लैम, जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर वगैरह, वो भी मैच यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। खैर, अजीब सी परेड थी। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पाकिस्तान का इतना समर्थन नहीं मिलेगा यूएसए को, तो आसिम मुनीर का जो ये इनविटेशन है उसको भी ये रफा दफा कर देंगे, बोल देंगे कभी उसको इनवाइट किया नहीं था। और मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कई लोगों ने ऐसी पोस्ट कर रखी थी कि प्रशांत दवर सर ने पहले ही बता दिया था कि ये भी हो सकता है कि अगर बात यूएस और पाकिस्तान की इंटरनली बनी नहीं, तो आसिम मुनीर का इनविटेशन ये कैंसिल भी कर देंगे। और हर चीज़ पर देखिए वीडियो बना नहीं पाता मैं, बट आई वांट टू थैंक यू गाइस कि आप लोग इतना प्रॉपरली मेरी वीडियो के जो बीच के पार्ट्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं, कि कुछ जो चेंजेस होते हैं यू गाइस अंडरस्टैंड दैट एज वेल। और हाँ, मुझको बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए थी। या कमिंग बैक टू साइप्रस। प्रधानमंत्री मोदी आज के समय 3 कंट्रीज के टूर पे है। पहला देश, जैसे आप लोग जानते हैं, साइप्रस है। फिर क्रोएशिया, और उसके बाद ऑफ कोर्स कनाडा। कनाडा में, जैसे आप लोग जानते हैं, G7 समिट में भारत को एज स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। कनाडा में जो वीडियो सामने आ रही है, काफ़ी लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे खालिस्तानी सपोर्टर्स। काफ़ी अगली सीन्स हो सकते हैं कनाडा में, देखना होगा यहाँ पर होता क्या है। बट साइप्रस की अगर मैं बात करूँ, साइप्रस है कहाँ पर? हैव अ लुक हियर। ये आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप है। ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ वेस्ट की तरफ, तो इधर यहाँ पे आपको दिख जाएगा टर्की। टर्की वही देश है जहाँ पे जब भूकंप आया हम इनकी मदद करने के लिए गए, मगर तब भी पाकिस्तान जैसे देश को इन लोगों ने 72 ड्रोन दिए, ये जानते हुए कि पाकिस्तान कायरतापूर्ण तरीके से हमारे निहत्थे सिविलियंस पर वो ड्रोन मारेगा। और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी। बहुत सारे टर्किश ड्रोन्स को हमने शूट डाउन भी कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आज के समय में कहूँगा इजराइल से भी बेहतर है, ये आप सब लोग मानोगे। जिस तरीके से ईरान ने मिसाइल बरसाए हैं इजराइल पर, और इजराइल काफी बार झेल नहीं पाया ईरान के अटैक्स को, काफी उनकी सिटीज डिस्ट्रॉय हुई हैं। कंपैरिजन के हिसाब से आप अगर देखो, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इन द फ्यूचर आप देखोगे और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो टर्की के ड्रोन्स हमारा कुछ नुकसान खास कर नहीं पाए, मगर टर्की ने कोशिश करी भारत के लोगों को हर्ट करने की, और ये बात हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आपने देखा होगा टर्की का बॉयकॉट भी हो रहा है। आमिर खान के बारे में आपको पता होगा, बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। कुछ साल पहले ये एर्दोआन से मिलने के लिए चले गए थे। ये भी अब कह रहे हैं कि ये टर्की के बॉयकॉट को सपोर्ट करते हैं। और अब पीएम मोदी की जो विजिट है ना साइप्रस को, इधर आप देख पाओगे टर्की के साउथ में ये टापू आपको दिख रहा है। बीच में आपको ये भी दिख जाएगी एक अजीब सी बॉर्डर है। ये जो पूरा टापू है, दिस इज साइप्रस। पीएम मोदी रिसेंटली इस इलाके में गए हैं जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं। साइप्रस आज के समय बटा हुआ है। साइप्रस का जो ये वाला ऊपर का पार्ट है, नॉर्थ साइप्रस, ये टर्की के कुछ जो प्रॉक्सीज हैं इन्होंने कब्जा रखा है। और टर्की ने इस जगह को जबरदस्ती नाम दे रखा है नॉर्थ साइप्रस का। नॉर्थ साइप्रस को एज ए कंट्री कोई नहीं मानता, ना यूएन मानता है, ना कोई और इंटरनेशनल संगठन मानता है। सब लोग मानते हैं एक सिंगल साइप्रस होना चाहिए, मगर टर्की ये चाहता है कि धर्म के आधार पर ये साइप्रस देश को बांट दे। जो साइप्रस की मुस्लिम पॉपुलेशन है
वो नॉर्थ साइप्रस में रहेगी। जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो यहाँ पर, जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर रहेगी। और साइप्रस देश की आबादी आप अगर देखो तो 13-14 लाख के आसपास है। जो रिलीजियस डेमोग्राफिक्स देखे तो साल 2010 का जो डेटा हमारे सामने है, क्योंकि यहाँ पर जनगणना करना काफी मुश्किल हो गया है, बंटवारा हो चुका है। आई मीन इंटरनेशनल लेवल पर बंटवारा एक्सेप्ट किया नहीं गया, बट लोकल लेवल पे आप देखोगे तो एक लाइन ड्रॉ कर दी है टर्की ने बिटवीन नॉर्दर्न साइप्रस और साइप्रस। तो यहाँ पे अगर हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो रफली क्रिश्चियन यहाँ पे हैं 70 से लेकर 75% के आसपास। मुस्लिम पॉपुलेशन आप कह सकते हैं 25 से 30% के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स आपको कहीं से मिलेगी नहीं, बट रफली ये पॉपुलेशन है। और टर्की ने देखिए 1974 में एक बड़ा आक्रमण किया था साइप्रस पर। जी हाँ, 1974 में नेटो देश टर्की ने साइप्रस को कब्जा लिया और 37% जो लैंड है, जो मैंने आपको दिखाया नॉर्दर्न साइप्रस का, वो साइप्रस से अलग कर दिया। बोला कि यहाँ पे मुस्लिम्स रहेंगे, जो टर्किश एथनिसिटी के लोग हैं वो रहेंगे। और तब से आप समझ सकते हैं साइप्रस और टर्की के रिलेशन बहुत खराब है। नाउ साइप्रस ने भी अपना एक छोटा सा बदला लिया। टर्की का लंबे समय से एक स्वप्न है कि टर्की को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाए। टर्की के लोग चाहते हैं कि बिना पासपोर्ट के झंझट के ना और बिना किसी प्रॉब्लम के ये आराम से यूरोप के किसी भी एरिया में, शेंगन एरिया में जा पाएं। अभी भी वैसे टर्किश लोगों को काफ़ी आज़ादी है यूरोप जाने के मामले में, मगर वो और ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। और जो कुछ देश हैं आज के समय यूरोपियन यूनियन में जो टर्की की मेंबरशिप को रजिस्ट कर रहे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है साइप्रस। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और साइप्रस ने काफी बार टर्की की एंट्री ब्लॉक करी है। तो आज के समय आप कह लीजिए टर्की के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सरदर्द यही है कि टर्की ने 1970s में ये जो नकली सा देश जो बना दिया है नॉर्दर्न साइप्रस, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। टर्की के अलावा दुनिया का कोई भी देश नॉर्दर्न साइप्रस को एक्सेप्ट करता नहीं है। और अब भारत जैसे बड़े देश यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। और पीएम मोदी ना, जो ये इलाका है यहाँ पर, ये बॉर्डर का, यहाँ पर भी गए साइप्रस में और इनको दिखाया गया कि देखिए ये उस पार टर्की ने एरिया कब्जा रखा है। ये जरा आप देख पाओगे ये वीडियो, ये मोदी जी है साइप्रस देश में, साइप्रस के मिनिस्टर्स हैं, ये दिखा रहे हैं पीएम मोदी को कि किस तरीके से टर्की ने 1970 में इनके देश को बांट दिया था। ये जो एरिया देख रहे हैं ना ये लोग यहाँ पर, ये कब्जाया हुआ इलाका है। इधर आप देख पाओगे ये नकली सा झंडा बना रखा है टर्की ने। ये झंडा है नॉर्थ साइप्रस का। अगेन कोई इस देश को मानता नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं। पीएम मोदी डीप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कैसे साइप्रस का विभाजन हुआ, कैसे बॉर्डर ड्रॉ कर रखी है आज के समय। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की गई होगी। साइप्रस ने पीएम मोदी का एक बहुत ही भव्य वेलकम किया है। मैं आपको दिखाता हूं। जब पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे तो एयरपोर्ट पे साइप्रस के प्रेसिडेंट ने इनका वेलकम किया। और इनकी एक लॉ मेकर है साइप्रस में, इनका आपके लिए एक एमपी है। इन्होंने पीएम मोदी के पैर छू लिए। ये जो भारत की ट्रेडिशन है ना कि अपनों से बड़ों के पैर छूना, ये धीरे धीरे आप कहोगे इंटरनेशनलाइज हो रही है। दुनिया के बाकी लोगों को पता लग रहा है कि इसका सिंबोलिज्म क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और साइप्रस देखिए भारत को ना व्यू करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर की तरह। और इसका एक जियोपॉलिटिकल रीजन है। मैं आपको बताऊं, देखिए साइप्रस के लोग भी ऐसा नहीं है कि भोले भाले से हैं, वो मानते हैं कि इंडिया बिना वजह साइप्रस की हेल्प करेगा। जब तक भारत टर्की के रिलेशंस ठीक थे, हम साइप्रस में इंटरेस्टेड थे नहीं। मगर जब टर्की ने भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, पाकिस्तानियों को ऐसे ड्रोन्स दिए जो इंडिया को हर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नाउ वी वांट टू टीच टर्की अ लेसन। हम टर्की को बताना चाहते हैं अगर आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे तब हमारे पास भी बहुत से साधन हैं आपके जो कमजोर पॉइंट्स हैं वहां पर इंटरवेंशन करने के। और आप लोग समझ सकते हैं भारत ने अगर साइप्रस को कुछ ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर दिए, उसमें ही नॉर्दर्न साइप्रस के लोग कांपना शुरू कर देंगे। क्योंकि टर्की या फिर किसी भी और कंट्री के पास अभी तक ब्रह्मोस को रोकने लायक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे S-500 या इवन जो एडवांस्ड अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे। टर्की हैज नो वे टू स्टॉप अ मिसाइल लाइक ब्रह्मोस। तो साइप्रस यही उम्मीद कर रहा है भारत से डिफेंस एंगेजमेंट बड़े, डिफेंस एक्सपोर्ट्स इनको मिले और यूएन में और जगह भी भारत साइप्रस के समर्थन में आए। और साइप्रस के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी बात से समझ लीजिए। ना सिर्फ इनके प्रेसिडेंट ने वेलकम किया हमारे पीएम को साइप्रस ने इमीडिएटली अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द मैकोरेस द थर्ड ये भी दिया है। और भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है
कि हम वन साइप्रस में बिलीव रखते हैं, कोई नॉर्दर्न साइप्रस वगैरह कुछ नहीं है। नाउ अगेन ये जो स्टैंड है भारत का, ये यूएसए का भी है, चाइना का भी है, रशिया का भी है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया टर्की को छोड़ के सब लोग ही कहते हैं कि साइप्रस को वापस यूनाइट हो जाना चाहिए एज ए सिंगल कंट्री। तो भारत का यहाँ पर स्टैंड देखिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लंबे समय बाद एक इंपॉर्टेंट कंट्री के लीडर ने विजिट किया है साइप्रस को, और आई एम प्रिटी श्योर टर्की की तरफ से इस विजिट के बारे में एक प्रतिक्रिया बहुत ही जल्द आएगी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, साइप्रस जिस देश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी राजधानी क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ऑप्शन ए निकोसिया, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी माल्टा, या ऑप्शन डी ट्रेस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है, और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10, तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.